आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है वेनम द लास्ट डांस। और वेनम द लास्ट डांस मूवी को लेकर सबसे खास बात ये है कि इस मूवी के अंदर हमें ना सिर्फ कई सारे सिम्बियोट्स दिखे हैं बल्कि उन सारे सिम्बियोट्स के साथ साथ द सिम्बियोट गॉड यानी कि नल की भी एंट्री हुई है। जी हाँ, वही नल जिसने इन सभी सिम्बियोट्स को बनाया है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए अब समय को और ना गवाते हुए शुरू करते हैं वेनम 3 की कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वेनम द लास्ट डांस। तो वेनम 3 की स्टार्टिंग होती है क्लिंटार से, जहां पर हम ये देखते हैं कि क्लिंटार के अंदर बहुत सारे सिम्बियोट्स हैं, जिन सिम्बियोट्स के बीच में बैठा होता है नल, वही नल जो कि इन सारे सिम्बियोट्स का गॉड है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि नल कैद होता है क्योंकि नल के हाथ पैर और उसके शरीर को उसके आसपास के सिम्बियोट्स ने जकड़ कर रखा हुआ है। वो कहता है कि मैं नल हूँ, द गॉड ऑफ डार्कनेस यानी कि अंधेरे का राजा, और मैंने ही सिम्बियोट्स को पैदा किया है। नल कहता है कि आज से बहुत साल पहले वो अपने अंधेरे के एम्पायर में था, लेकिन फिर अचानक से एक दिन रोशनी आई और उसने उसके अंधेरे के एम्पायर को छीन लिया। अच्छा, अब यहाँ पर आपको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको नल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ। ये चीज मूवी के अंदर नहीं बताई गई है, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को और अच्छे से समझने के लिए इसको बताना जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नल एक सिम्बियोट गॉड है, वो अपने अंधेरे के एम्पायर में था और तभी सेलेस्टियल्स, जिसे हमने द इटर्नल्स मूवी में देखा था, उन्होंने लाइट यानी रोशनी को फैलाना शुरू किया, जिससे नल का साम्राज्य खत्म हो गया। अब उन सेलेस्टियल से बदला लेने के लिए नल ने एक सिम्बियोट हाइव बनाया और सिम्बियोट्स बनाए। ये सारे सिम्बियोट्स इसी हाइव माइंड से कनेक्टेड थे, लेकिन किसी वजह से नल का कनेक्शन उस हाइव माइंड यानी कि सारे सिम्बियोट से हट गया और सिम्बियोट्स ने नल के खिलाफ बगावत कर दी। सभी सिम्बियोट्स ने उसको हाइव माइंड की कोर में कैद कर दिया और इस प्लैनेट को रीनेम किया, जिसका नाम रखा गया क्लिंटार। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है क्योंकि ये एक बहुत डीप टॉपिक है, इसको मैं कभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम कहानी में वापस आते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि नल बताता है कि आगे चलकर उसके बनाए हुए सिम्बियोट्स बच्चों ने उसको धोखा दिया और उसको पकड़कर इस क्लिंटार के अंदर कैद कर दिया। इसके आगे नल कहता है कि इस कैद से निकलने के लिए उसको कोडेक्स चाहिए, क्योंकि कोडेक्स ही एक ऐसी चीज है जो कि इस कैद की चाबी बनकर नल को यहाँ से आजाद कर सकती है। अब यहाँ पर हमको पता चलता है कि इस क्लिंटार पर नल के साथ ना सिर्फ उसके सिम्बियोट्स हैं, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे जीनोफेजेस भी होते हैं। ये जीनोफेजेस ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो कि सिम्बियोट्स को मारकर खाते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर सोनी ने थोड़ा सा अलग टेक लिया है, और वो इसलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो ये जीनोफेजेस होते हैं ये किसी और प्लैनेट के हैं, लेकिन वेनम 3 मूवी के अंदर हमको ये दिखाया जाता है कि इन सारे जीनोफेजेस को भी नल ने क्रिएट किया है, और नल ने इन सबको क्रिएट किया है सिम्बियोट्स को क्रिएट करने से पहले। इसलिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन सारे जीनोफेजेस का कलर भी ब्लैक कलर का होता है। दोस्तों, यहाँ पर हमको पता लगता है कि आज से सालों पहले जब सिम्बियोट्स ने नल के खिलाफ बगावत की थी, तब उन सब ने मिलकर नल को कैद कर दिया था, लेकिन ये जीनोफेजेस स्पीशीज अभी भी नल की वफादार है। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। आप जानते हैं इन सिम्बियोट्स ने नल के खिलाफ बगावत थॉर की वजह से की थी। आगे अब हम देखते हैं कि नल अपने सारे जीनोफेजेस को ऑर्डर देता है कि वो यूनिवर्स के कोने कोने में फैल जाएं और सभी प्लैनेट्स पर जाकर कोडेक्स को ढूंढें। और उन सभी जीनोफेजेस को जैसे ही कोडेक्स मिले, वैसे ही वो उस कोडेक्स को नल के लिए लेकर आए, ताकि नल कोडेक्स की मदद से आजाद हो सके। नल कहता है कि एक बार जैसे ही उसको कोडेक्स मिल जाएगा, वैसे ही वो यहाँ से आजाद हो जाएगा, जिसके बाद वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके अपने डार्कनेस के एम्पायर को फिर से बनाएगा। ये बोलने के बाद नल अपने आसपास बहुत सारे पोर्टल्स खोल देता है और उन पोर्टल्स की मदद से सारे जीनोफेजेस को यूनिवर्स के अलग अलग प्लैनेट्स पर भेज देता है, ताकि वो सभी नल के लिए कोडेक्स ढूंढ सके। अब आगे कहानी में हम एडी को देखते हैं। एडी उसी बार में बैठा होता है जिस बार में वो स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर था, और हमको ये पता लगता है कि ये सीन भी स्पाइडरमैन नो वे होम वाला ही सीन है। यहाँ पर एडी ब्रॉक एमसीयू हीरोज के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है, और साथ ही में वो बारटेंडर से ये भी सुनता है कि इस वाले यूनिवर्स के अंदर थैनोस नाम का कोई विलन आया था, जिसने आधे यूनिवर्स को 5 सालों के लिए गायब कर दिया था। हालांकि इन सब के बाद एडी ब्रॉक
अपने वेनम सिम्बियोट के साथ अपने यूनिवर्स में वापस आने लगता है, क्योंकि इस टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल कास्ट करते हैं और इसीलिए अगले ही पल एडी ब्रॉक और वेनम सिम्बियोट अपने यूनिवर्स में वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद एडी और वेनम ये देखते हैं कि वो लोग अपने यूनिवर्स के अंदर भी सेम उसी जगह पर हैं जिस जगह पर वो लोग एमसीयू की दुनिया में थी, यानी कि इस टाइम में भी वो लोग मेक्सिको के उसी बार के अंदर होते हैं। और तो और उनके सामने का बार टेंडर भी बिल्कुल सेम होता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इनके यूनिवर्स के बार टेंडर के बाल लंबे थे। एडी के यहाँ पर आते ही वेनम एडी की बॉडी से अपने कई सारे हाथ बाहर निकालता है और एडी के लिए ड्रिंक बनाकर उसको पिलाता है। पर जब बार टेंडर एडी को देखता है कि एडी की बॉडी के अंदर से बहुत सारे हाथ निकल रहे हैं तो वो डर जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन एडी ब्रॉक उसी बार में लगे हुए टीवी को देखता है जिसके अंदर ये न्यूज चल रही होती है कि पैट्रिक मुलिगन नाम के एक डिटेक्टिव की मौत हो चुकी है और पुलिस को ये शक है कि पैट्रिक मुलिगन को एडी ब्रॉक ने मारा है। इसीलिए पुलिस एडी को ढूंढ रही है, लेकिन एडी ब्रॉक इस टाइम पर गायब है। अब एडी ब्रॉक ये न्यूज सुनता है कि पुलिस वाले उसे पैट्रिक मुलिगन का हत्यारा समझ रहे हैं। वैसे वो ये समझ जाता है कि इस टाइम पर उसका सैन फ्रांसिस्को जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर वो वहां पर जाता है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी और अगर ऐसा होता है तो अपनी बेगुनाही को साबित नहीं कर पाएगा। इसके बाद वेनम सिम्बियोट एडी से बोलता है कि अब आखिर तुम करने क्या वाले हो, जिस पर एडी वेनम को ये बताता है कि असल में अब वो यहाँ से सीधा न्यूयॉर्क जाएगा, क्योंकि वहां पर वो एक जज को जानता है और एडी को उस जज के कई सारे बुरे कामों के बारे में पता है। इसीलिए एडी उस जज से मदद लेगा और अपने आप को बेगुनाह साबित करवाएगा। खैर, जैसे ही एडी ब्रॉक इस बात को फाइनल करता है कि उसको न्यूयॉर्क जाना है, वैसे ही वो उस बार टेंडर के पैसे देता है और पैसे देकर वहां से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बार टेंडर को पैसे देने के लिए वेनम अपना हाथ निकालता है और उसके काउंटर के ऊपर पैसे रख देता है। लेकिन जब वेनम ने काउंटर पर पैसे रखे होते हैं, उसी टाइम पैसों के साथ साथ वेनम की बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा वहां पर रह जाता है और ये टुकड़ा भी बिल्कुल वैसा ही टुकड़ा है जैसा वेनम ने एमसीयू यूनिवर्स में छोड़ दिया था। एडी ब्रॉक बार से बाहर निकल कर आता है। बाहर सड़क पर चलते हुए उसको कई सारे डॉग्स की आवाज आती है, इसलिए उन सारे डॉग्स की आवाज को सुनकर एडी ब्रॉक उसी जगह पर जाता है जहां पर वो सारे डॉग्स होते हैं। वहां पहुंचकर एडी और वेनम ये देखते हैं कि कुछ बुरे लोगों ने बहुत सारे डॉग्स को पिंजरों में कैद कर रखा है और शायद वो सब लोग मिलकर इन सभी डॉग्स को बेचना चाहते हैं। इसीलिए एडी और वेनम ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इन सारे पिंजरों को खोलकर डॉग्स को आजाद कर देंगे। पर उनके ऐसा कुछ करने से पहले वहां पर 3 लोग आ जाते हैं और ये तीनों वही लोग होते हैं जिन्होंने इन सारे डॉग्स को यहाँ पर कैद किया होता है। एडी इन सबको जाने के लिए कहता है और वो उन तीनों से कहता है कि अगर वो लोग इन सब डॉग्स को जाने दे और चुपचाप यहाँ से निकल जाए तो वो किसी को कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन वो तीनों एडी की बात नहीं मानते और वो लोग एडी पर हमला कर देते हैं। वो उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, जिस कारण से वेनम बाहर आ जाता है और हम एडी ब्रॉक को इस मूवी में पहली बार वेनम बनता देखते हैं। वेनम बनते ही वो सबसे पहले सारे डॉग्स को आजाद करता है। देन उन तीनों विलन्स को पकड़कर वेनम उनके सर को खा जाता है। इन सब के बाद एडी फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उन सभी डॉग्स को आजाद करवा के वो वहां से निकल जाता है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि एडी के पीछे वाली बिल्डिंग पर एक जीनोफेज आ जाता है, यानी कि वही जीनोफेज जिसको नल ने भेजा है। बट एडी ब्रॉक उस जीनोफेज को देखता नहीं है, वो अपने रास्ते पर चलता रहता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि यहाँ से बहुत दूर एक आदमी बैठा है जो कि एडी ब्रॉक के ऊपर नजर रख रहा होता है। एडी ब्रॉक जिस रोड पर चल रहा है उस रोड के सीसीटीवी कैमरा एडी ब्रॉक के फुटेज कवर कर रहे होते हैं और इन्हीं सारे फुटेज के जरिए वो अनजान आदमी एडी ब्रॉक को देख रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमको इस आदमी का फेस नहीं दिखाया जाता है, लेकिन ये आदमी यहाँ पर कहता है कि एडी ब्रॉक अब बाहर आ चुका है, इसलिए अब इसको पकड़ने का वक्त आ गया है। फिर ये अनजाना आदमी जनरल रैक्स को फोन करता है और उससे कहता है कि वो एडी को पकड़ ले। और यहाँ पर उसकी बातों से हमको पता लग जाता है कि ये आदमी चाहे जो भी हो, लेकिन ये एडी ब्रॉक और वेनम दोनों के बारे में अच्छे से जानता है। इसके बाद सीन सीधा जनरल रैक्स पर शिफ्ट होता है, जो कि इंफॉर्मेशन मिलते ही अपनी टीम के साथ सीधा उसी बार के अंदर जाता है जहां पर एडी और वेनम थे। वहां पहुंचकर वो उस बार टेंडर से इंफॉर्मेशन लेता है, जिस पर वो बार टेंडर जनरल रैक्स को ये बताता है कि अभी जो आदमी आया था उसके बहुत सारे हाथ थे और वो अपने हाथों को बहुत लंबा करके कुछ भी पकड़ रहा था। ये बात सुनकर जनरल रैक्स अपनी टीम से कहता है कि वो लोग उस बार टेंडर को बेहोश करके अपने साथ ले चलें। फिर उसकी टीम ऐसा ही करती है, वो उसको बेहोश करके अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं। लेकिन हाँ,
इसके साथ ही जनरल रेक्स वेनम सिम्बियोट की बॉडी के उस छोटे से पार्ट को भी उठा लेता है जो कि वेनम की बॉडी से निकलकर काउंटर पर रह गया था। आगे अब कहानी में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है। इस लेडी का नाम होता है डॉक्टर पेन और हमको पता लगता है कि ये डॉक्टर पेन बेसिकली एरिया 51 के अंदर रिसर्च का काम करती है। अच्छा दोस्तों, जो भी लोग नहीं जानते हैं उन सबको मैं बता दूं कि बेसिकली एरिया 51 नाम की जगह यूएसए में सच में एग्जिस्ट करती है और इस जगह को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एलियंस और एलियन से जुड़ी हुई चीजों पर रिसर्च की जाती है और हमको इस मूवी के अंदर भी ऐसा कुछ दिखाया गया है। अब आगे हम डॉक्टर पेन को देखते हैं जो कि एरिया 51 में अपना काम करने जाती है, जहां पर हमको ये पता लगता है कि बेसिकली अर्थ पर जितने भी सिम्बियोट्स मौजूद थे उन सारे सिम्बियोट्स को पकड़कर यहीं पर रखा गया है। जिसके कुछ टाइम बाद यहीं पर डॉक्टर पेन से मिलने के लिए जनरल रेक्स आते हैं। अच्छा, ये जो जनरल रेक्स है ना, वो भी असल में एरिया 51 के लिए काम करता है। जनरल रेक्स ने बार के अंदर से वेनम की बॉडी के जिस छोटे से टुकड़े को पकड़ा होता है वो उसको भी डॉक्टर पेन को दे देता है ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। फिर कुछ टाइम के बाद ही डॉक्टर पेन जनरल रेक्स को लेकर सीधा एक रूम के पास जाती है और वहाँ रूम के अंदर एक आदमी को देखने लगती है। हम ये नोटिस करते हैं कि उस रूम के अंदर पैट्रिक मुलिगन है जो कि जिंदा है और एरिया 51 की कैद में है। वहीं अब डॉक्टर पेन और जनरल रेक्स आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जब हमको ये मिला था तब ये मरा हुआ था और इसके लिए हमने एक सिम्बियोट से इसका बॉन्ड करवाया जिस वजह से अब जिंदा हो चुका है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमको ये भी पता लगता है कि सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर कोई भी सिम्बियोट किसी मरे हुए को जिंदा कर सकता है। खैर आगे हम नोटिस करते हैं कि पैट्रिक मुलिगन एकदम से खड़ा हो जाता है और वो रूम के शीशे के पास आता है जो डॉक्टर पेन और जनरल रेक्स से बात करते हुए उनसे कहता है कि तुम सबके ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। इसके बाद हमको पता लगता है कि असल में पैट्रिक मुलिगन जो कुछ भी बोल रहा है वो उसके शब्द नहीं बल्कि उसके सिम्बियोट के शब्द हैं, जिसका मतलब इस टाइम पर पैट्रिक मुलिगन नहीं बल्कि उसका सिम्बियोट उनसे बात कर रहा है। यहाँ पर पैट्रिक मुलिगन के अंदर का सिम्बियोट जनरल रेक्स और डॉक्टर पेन को नल के बारे में बताता है और इस सिम्बियोट को भी नल के बारे में इसलिए पता है क्योंकि ये सिम्बियोट हाई माइंड से कनेक्टेड है। वो सिम्बियोट उनको बताता है कि जिसने उन सबको क्रिएट किया है उसका नाम नल है और वो अंधेरे का भगवान है। हम सब सिम्बियोट से मिलकर उसको कैद कर दिया था क्लिंटार नाम के प्लैनेट पर अब वो आजाद होना चाहता है, इसलिए अब वो कोडेक्स को हासिल करना चाहता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एडी को देखते हैं, जहाँ एडी ब्रॉक वेनम सिम्बियोट बनकर एक प्लेन से चिपका होता है और वो उसी प्लेन के जरिए हवा में उड़कर न्यूयॉर्क जा रहा होता है। लेकिन अगले ही पल एक ज़िनोफेज वेनम को ट्रेस करता हुआ उसी प्लेन के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद उसी प्लेन पर वेनम और ज़िनोफेज की फाइट होती है और हम यहाँ पर देखते हैं कि ज़िनोफेज को वेनम की बॉडी के अंदर कोडेक्स दिख रहा होता है, जो कोडेक्स वेनम के गले पर होता है। वेनम किसी तरह से उस ज़िनोफेज को चकमा देता है और प्लेन से कूदकर एक पैराशूट खोलता है और एडी को बचा लेता है। नीचे आकर एडी ब्रॉक वेनम से पूछता है कि आखिर वो क्रीचर कौन था और वो उन पर हमला क्यों कर रहा था, जिसका जवाब देते हुए वेनम एडी को ये बताता है कि असल में वो एक ज़िनोफेज था, वो यहाँ पर कोडेक्स लेने आया था। अब वेनम की बातें सुनकर एडी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए एडी उससे कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, जिसको सुनकर वेनम एडी को सब कुछ शुरुआत से बताता है। वो उसको नल के बारे में बताता है कि कैसे नल ने उनको बनाया और उन्होंने कैसे नल को क्लिंटार पर कैद किया, लेकिन अब वो आजाद होना चाहता है और आजाद होने के लिए उसको कोडेक्स की जरूरत है। आगे वो कोडेक्स के बारे में बताते हुए कहता है कि एक सिम्बियोट के अंदर अपने होस्ट को फिर से जिंदा करने की पावर्स होती हैं, इसलिए मान लो अगर किसी सिम्बियोट का होस्ट मर गया तो वो सिम्बियोट अपने होस्ट को फिर से जिंदा कर सकता है और जैसे ही कोई सिम्बियोट अपने होस्ट को फिर से जिंदा करता है वैसे ही उसके और उसके होस्ट की बॉडी के अंदर एक एनर्जी डेवलप हो जाती है और वही एनर्जी असल में कोडेक्स है और यही कोडेक्स नल को चाहिए जिससे वो खुद को क्लिंटार नाम के एक प्लैनेट से आजाद कर सके। अब वेनम की बात को सुनकर एडी उससे कहता है कि अच्छा है, फिर तो हमारे पास कोई कोडेक्स नहीं है क्योंकि मैं तो कभी मरा ही नहीं हूँ। पर ये सुनते ही वेनम एडी से कहता है कि तुम एक बार मर चुके हो, जिसके साथ हमको एक पुराना सीन दिखाया जाता है जो कि सीन वेनम 1 मूवी का होता है और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एडी ब्रॉक की मौत हो जाती है, जिसके बाद वेनम सिम्बियोट एडी को फिर से जिंदा करता है और इस वजह से वेनम सिम्बियोट और एडी की बॉडी के अंदर कोडेक्स आ जाता है। फिर वेनम एडी से ये भी कहता है कि ज़िनोफेज को कोडेक्स सिर्फ तभी दिखाई देता है जब एडी ब्रॉक पूरी तरह से वेनम में ट्रांसफॉर्म होता है, क्योंकि जैसे ही एडी ब्रॉक पूरी तरह से वेनम बनता है वैसे ही उसके गले पर जो कोडेक्स है वो चमकने लगता है
और ज़ीनोफेज को कोडेक्स से सिग्नल मिलने लगता है, जिस वजह से ज़ीनोफेज बहुत दूर से भी कोडेक्स को ढूंढकर वहां पर आ जाते हैं। इसीलिए वेनम एडी से कहता है कि जब तक हमारे ऊपर ज़ीनोफेज का खतरा है तब तक वो एडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ज़ीनोफेज उसको ढूंढकर वहां पर आ जाएंगे और फिर वो एडी और वेनम दोनों को मारकर कोडेक्स को लेकर सीधा नल को दे देंगे, जिसके बाद वो दोनों तो मरेंगे ही, उसके साथ साथ नल भी आजाद हो जाएगा। अब कहानी में एडी और वेनम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे आते ही उनको एक घोड़ा दिखता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वेनम घोड़े से बॉन्ड होगा ताकि वो एडी को जल्दी से वहां से ले जा सके। इसीलिए वेनम घोड़े से बॉन्ड होता है और एक वक्त में एडी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि वहां पर जनरल रेक्स की टीम भी आ जाती है, जिनसे बचने के लिए वो एक फ्रॉग और एक फिश से भी बॉन्ड करता है। लेकिन जब वेनम के पास कोई चारा नहीं बचता तब वो एडी से प्रॉपरली बॉन्ड हो जाता है। लेकिन उसके ऐसा करते ही हम ये देखते हैं कि ज़ीनोफेज वेनम को ट्रेस कर लेता है और वो बहुत तेजी से वेनम के पास आ जाता है। अब ज़ीनोफेज के वहां पर आते ही जनरल रेक्स की जो टीम होती है वो उनसे डर जाती है और वो ज़ीनोफेज पर फायरिंग करने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर वेनम जल्दी से एडी की बॉडी में घुस जाता है और एडी को वहां से निकाल लेता है, जिसके बाद एडी और वेनम जनरल रेक्स और ज़ीनोफेज दोनों से ही बच जाते हैं। अब अगले सीन में एडी जंगल में आगे बढ़ने लगता है और वो जैसे थोड़ा आगे जाता है वैसे वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम होता है मार्टिन। मार्टिन यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ है, जिसमें उसकी वाइफ और 2 बच्चे होते हैं। मार्टिन एडी को अपने साथ खाना खिलाता है और पूछे जाने पर मार्टिन एडी को ये बताता है कि वो असल में एरिया 51 के पास जा रहा है, क्योंकि उसने ये सुना है कि वहां पर एलियंस होते हैं और उसका हमेशा से सपना रहा है कि वो एलियन को देखे। इसीलिए वो अपनी फैमिली को लेकर वहां पर एलियन देखने जा रहा है। मार्टिन की बातें सुनकर एडी को ये समझ में आ जाता है कि मार्टिन काफी भोला भाला है और अच्छा इंसान है। एडी मार्टिन से हेल्प मांगता है और उसे कहता है कि मार्टिन उसको अपने साथ न्यूयॉर्क सिटी तक छोड़ दे, जिसके लिए मार्टिन मान जाता है और वो एडी को अपनी गाड़ी में बैठाकर उन्हें न्यूयॉर्क तक छोड़ देता है। जिसके बाद मार्टिन अपनी फैमिली को लेकर एरिया 51 के लिए निकल जाता है। न्यूयॉर्क आने के बाद एडी ब्रॉक छुपने के लिए अपने कपड़े बदलता है और सीधा एक कसीनो में चला जाता है, जहां पर वो मिसेस चेन से मिलता है। मिसेस चेन एडी को देखकर बहुत खुश होती है और वो उसको अपने साथ अपने घर ले जाती है। यहाँ पर मिसेस चेन काफी खुश होती है, इसीलिए वो एडी के साथ डांस करती है। एडी तो मना करता है, लेकिन वेनम एक्साइटमेंट में आकर डांस करने लगता है और गलती से वो एडी को प्रॉपरली वेनम में ट्रांसफॉर्म कर देता है। पर जैसे ही ऐसा होता है ज़ीनोफेज उसको ट्रैक करते हुए वहां पर आ जाते हैं। ज़ीनोफेज को देखकर वेनम फिर से एडी की बॉडी में घुस जाता है, जिसके बाद ज़ीनोफेज उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं और वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। लेकिन ज़ीनोफेज के वहां से जाने के बाद हम ये देखते हैं कि जनरल रेक्स और उसकी टीम भी वहां पर आ गई है, क्योंकि उन्होंने भी एडी ब्रॉक को ढूंढ लिया था। इसीलिए वहां पर आने के बाद वो लोग एडी ब्रॉक को बेहोश कर देते हैं और एक डिवाइस का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी से वेनम को बाहर निकालकर उसको कंटेनर में कैद कर देते हैं। फिर वो लोग एडी ब्रॉक और वेनम दोनों को ही लेकर सीधा एरिया 51 के लैब में आ जाते हैं। कुछ देर के बाद जब एडी ब्रॉक को होश आता है तो वो देखता है कि वो एरिया 51 के लैब के अंदर है। लेकिन जैसे उसको होश आता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि जनरल रेक्स सीधा एडी के पास आता है और वो एडी को शूट कर देता है ताकि एडी की जान चली जाए। लेकिन इसी लैब के अंदर जो डॉक्टर पेन की असिस्टेंट होती है, जिसका नाम डॉक्टर सेडी होता है, उसने असल में वेनम के कंटेनर को खोल दिया होता है, जिस वजह से वेनम सिम्बियोट उसकी बॉडी से होता हुआ सीधा एडी की बॉडी में घुस जाता है। और जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही एडी ब्रॉक की जान बच जाती है और वो प्रॉपरली वेनम बन जाता है। वेनम बनते ही ज़ीनोफेज उसको ट्रैक कर लेते हैं और वो भी सीधा उस लैब के अंदर घुस जाते हैं। लैब के अंदर आते ही वो पूरे लैब को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और बारी बारी करके जनरल रेक्स के सारे आदमियों को मारने लगते हैं। अब ये देखकर डॉक्टर पेन की जो असिस्टेंट होती है यानी कि डॉक्टर सेडी, वो सारे सिम्बियोट्स के कंटेनर्स को खोल देती है ताकि सारे सिम्बियोट्स मिलकर वेनम की हेल्प कर सके और वो सब मिलकर ज़ीनोफेज को हरा सके। जैसे ही सारे सिम्बियोट्स अपने कंटेनर से बाहर निकलते हैं वैसे ही वो अपने आसपास के लोगों से बॉन्ड होते हैं और ज़ीनोफेज का मुकाबला करने लगते हैं। बट ज़ीनोफेज इन सारे सिम्बियोट्स से काफी पावरफुल होते हैं, इसीलिए वो इनमें से कुछ सिम्बियोट्स को पकड़ लेते हैं और उनको खा जाते हैं। पर वेनम इस बात का फायदा उठाता है और वो जल्दी से एडी की बॉडी में घुस जाता है, जिससे कि ज़ीनोफेज वेनम को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। फिर अगले ही पल एडी उस लैब से बाहर निकल जाता है। वो बाहर खुले इलाके में आ जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद एडी ये नोटिस करता है कि वहां पर मार्टिन और उसकी फैमिली भी आई हुई है। अब क्योंकि ज़ीनोफेज की वजह से मार्टिन और उसकी फैमिली को खतरा हो सकता है, इसीलिए एडी जल्दी से उनके पास जाता है और वो उन सबको सेफली वहां से बाहर निकाल देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब सारे सिम्बियोट्स मिलकर ज़ीनोफेज पर भारी पड़ने लगते हैं
लेकिन जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही ज़िनोफेज बहुत जोर से स्क्रीम करने लगता है और वो चिल्लाकर अपने दूसरे साथियों को सिग्नल दे देता है, जिससे उसके आसपास बहुत सारे पोर्टल्स खुलते हैं और वहां पर और भी 4-5 ज़िनोफेज आ जाते हैं। अब इस चीज को देखकर एडी वेनम बनता है और वो भी सारे सिम्बियोट्स के साथ मिलकर सभी ज़िनोफेजेस से फाइट करने लगता है। अच्छा, क्योंकि इतने सारे ज़िनोफेजेस सिम्बियोट्स पर भारी थे, इसीलिए सिम्बियोट्स की हार होने लगती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वेनम और एडी ब्रॉक भी बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। इसीलिए वेनम सिम्बियोट एडी ब्रॉक को थोड़ा दूर लेकर आता है और वो एडी से कहता है कि अब उसके पास इन सारे ज़िनोफेजेस को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसके लिए उसे और एडी को साथ मिलकर ज़िनोफेजेस का सामना करना होगा। जिसके बाद एडी ब्रॉक एक बार फिर से वेनम बनता है और सभी ज़िनोफेजेस के पास आने लगता है, जो देखकर सारे ज़िनोफेजेस भी वेनम को घेर लेते हैं। लेकिन वेनम अपने कई सारे टेंटिकल्स निकालता है और उन सारे ज़िनोफेजेस को खुद से बॉन्ड करने लगता है, यानी कि वो उन सबको भी खुद में मिला लेता है। ऐसा करने के बाद वेनम पास की एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहां पर बहुत ही पावरफुल एसिड रखा होता है और वो ऐसा एसिड होता है जो कि कुछ भी खत्म कर सकता है। यहाँ पर वेनम का ये प्लान होता है कि अब वो इन सारे ज़िनोफेजेस को उसी एसिड में मार दे और वेनम जैसे ही उन सबको लेकर एसिड के पास जाता है, वैसे ही वहां पहुंचने के ठीक पहले वो एडी ब्रॉक को अपनी बॉडी से निकालकर दूर कर देता है ताकि वो एडी की जान बचा सके। फिर वेनम सारे ज़िनोफेजेस को लेकर एसिड के नीचे चला जाता है, जिसके बाद उस खतरनाक एसिड की वजह से वो सारे ज़िनोफेजेस धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। लेकिन सबके साथ साथ वेनम सिम्बियोट भी मारा जाता है। जबकि उधर इस लड़ाई से घायल हुआ जनरल रेक्स एक ग्रेनेड से खुद को और उस एसिड वाली जगह को ब्लास्ट कर लेता है। इस तरह से अपने मरने के साथ साथ वेनम सिम्बियोट सारे ज़िनोफेजेस को भी खत्म कर देता है और वेनम के साथ साथ एडी भी बहुत सारी इंजरी की वजह से बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि जो डॉक्टर पेन होती है वो एक कंटेनर से एक सिम्बियोट को निकालती है और वो सिम्बियोट कोई और नहीं बल्कि स्कॉन सिम्बियोट होता है। इसीलिए डॉक्टर पेन स्कॉन सिम्बियोट से बॉन्ड होकर स्कॉन बनती है और अपने असिस्टेंट को लेकर वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में जब एडी ब्रॉक की आंखें खुलती है तब वो देखता है कि वो एक अस्पताल के अंदर है। यहाँ पर एडी ब्रॉक से मिलने के लिए यूएस मिलिट्री का एक सीनियर ऑफिसर आता है। वो यहाँ पर आकर एडी को थैंक यू बोलते हुए उससे कहता है कि एडी ब्रॉक, तुमने ज़िनोफेज नाम के उन सारे एलियन क्रिएचर्स से हम लोगों को बचाया है और एडी और उसके वेनम सिम्बियोट की वजह से एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई है। इसीलिए वो ऑफिसर एडी को उसके सारे चार्जेस से फ्री कर देता है। वो एडी से कहता है कि अब से एडी ब्रॉक अपनी लाइफ को आराम से जी सकता है। कुछ टाइम के बाद अब हम ये देखते हैं कि एडी ब्रॉक अपनी लाइफ को नॉर्मली जीने लगा है, लेकिन एडी को अपने वेनम सिम्बियोट की बहुत याद आती है, जिस सैडनेस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अच्छा, अब दोस्तों, मूवी के खत्म होने के बाद इस मूवी के अंदर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाए गए हैं, जिनमें से पहले सीन के अंदर हम नल को देखते हैं। इस सीन में हमें नल का प्रॉपर फेस दिखाया जाता है और यहाँ पर नल कहता है कि अब मैं इस पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसीलिए इस वाले सीन से हमको ये पता लगता है कि गॉड ऑफ सिम्बियोट नल को मूवीज के अंदर आगे भी यूज किया जाएगा। जबकि दूसरे वाले पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमको वही बारटेंडर दिखता है जिसे जनरल रेक्स पकड़कर एरिया 51 में लाए थे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बारटेंडर एरिया 51 के बाहर खड़ा होता है और वो ये देख रहा होता है कि आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। इसीलिए उसको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि उस बारटेंडर के थोड़ी दूरी पर ही वेनम सिम्बियोट की बॉडी का वही टुकड़ा होता है जिसे जनरल रेक्स ने बारटेंडर के बार से पकड़ा था। लेकिन ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो दोस्तों, ये वाला सीन बेसिकली हमको बताता है कि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर वेनम अभी भी जिंदा है, क्योंकि वेनम की बॉडी का जो छोटा सा टुकड़ा बच गया है वही आगे चलकर यहाँ का वेनम बनेगा। वेल, MCU बहुत अनप्रेडिक्टेबल यूनिवर्स है, लेकिन हम एक्चुअल में क्या होता है ये सब तो हमको आगे ही पता चलेगा। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।